हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बड़े होंगे। जैसे कि अभी तक हमने क्या बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री ऑर्डर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करे थे। और कौन सी जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर कौन सी थी। तो अभी तक हमने वो वाले पढ़े थे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास काफ़ी बार आते हैं, ठीक है। और कुछ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके एमसीक्यूज लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आपको। तो सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिए है, मॉड ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर है। देन नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सोल्यूशन, नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सोल्यूशन डिपेंड करता है ए पे। तो केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, अगर ए जीरो है तो देन ओनली y इक्वल टू जीरो इज सोल्यूशन। तब केवल क्या होगा, y इक्वल टू जीरो जो होगा इस सोल्यूशन होगा। अब y जीरो है तो डी वाई बाई डी एक्स ऑब्वियसली जीरो हुआ। a जीरो है तो जीरो इक्वल टू जीरो फॉर्म बनी। तो तब ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन होगा अगर a इक्वल टू क्या है, जीरो है। केस सेकेंड हमारे पास ये है, अगर a क्या है, ग्रेटर देन जीरो, देन देयर डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन, एनी रियल वैल्यूड सोल्यूशन। तब क्या होगा, कोई सा भी रियल वैल्यूड सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो है। एंड केस थर्ड ये होगा कि इफ़ ए लेस देन जीरो है देन देयर आर एग्जैक्टली टू सोल्यूशन। कौन कौन होंगे वो याद करने के लिए क्या है, y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू माइनस ए। तो हम आराम से क्या करेंगे, तब ए लेस देन जीरो के एग्जैक्टली टू सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ए ग्रेटर देन जीरो है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा रियल वैल्यूड, और अगर ए जीरो है तो केवल वाई इक्वल टू जीरो क्या होगा, ओनली सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर ए लेस देन जीरो, जैसे टू माइनस टू ले लिया तो माइनस टू रखिएगी, डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो हो गया। ये हो जाएगा क्या, माइनस टू मॉड, और एक खुद क्या है माइनस टू है, तो टू माइनस टू क्या होगा, जीरो। तभी आ रहा है। और वाई इक्वल टू टू माइनस माइनस ऑफ ए, मतलब ए माइनस टू है तो माइनस ऑफ माइनस टू कितना होगा, टू। तो टू का मॉड प्लस माइनस टू, तब भी क्या आ रहा है, जीरो। क्या होगा, दो सोल्यूशन, y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट तो एग्जांपल ये था। दूसरा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या है, वाई टू दी पावर अल्फा टाइप से। यहाँ कोई भी क्या हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, इधर हो पर इस फॉर्म में हो, और सच दैट हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू दी हो वी पर, वाई बी इक्वल टू क्या हो, जीरो। बी क्या है हमारे पास, रियल नंबर है। और अल्फ़ा क्या बिलोंग कर रहा है, जीरो और वन के बीच में। मतलब ये जो अल्फ़ा नंबर है ये जीरो वन के बीच में है, ये कांस्टेंट है, जीरो वन के बीच में है। अगर सच दैट ये इधर जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल, पर इधर क्या है, जीरो है। देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसके अनदर हमारे पास ऑप्शन भी होंगे कि जिससे हमें पता लगेगा कि उन उनके सोल्यूशन को क्या करेंगे, ये क्या कर सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो और अनदर सोल्यूशन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अपने मेथड से तो क्या आएगा हमारे पास, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। लेकिन असल में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन नहीं होता इसका, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, टू बाई थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर वन बाई थ्री, ठीक है। और ये गिवन है हमारे पास वाई जीरो इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर पावर क्या है, जीरो वन के बीच है, वन बाई थ्री है, क्या है, जीरो और वन के बीच में है। तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन कैसे, देखिए जैसे वाई एक्स हमारे पास है जीरो when x greater than 0 and less equal to gamma, and x minus gamma to the power 3 by 2 x greater than gamma। गामा क्या हमारे पास, जीरो से बड़ा कोई सा भी रियल नंबर आप चूज कर लीजिए। गामा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री,
या 1 पॉइंट समथिंग या कुछ 2.3 कुछ भी लीजिए आप, जीरो से बड़ा कोई सा भी रियल नंबर, रूट 2 लीजिए, कुछ भी लीजिए। अगर मैं इसमें क्या करूँ, वाई डैश एक्स करूँ या डी वाई बाई डी एक्स करूँ, तो वाई डैश एक्स कितना आएगा यहाँ पर, इस केस में 0 आएगा और इस केस में आएगा 3/2 एक्स माइनस गामा की पावर 1/2 वैन एक्स ग्रेटर देन गामा। अब देखिए, अगर मैं इस केस में लूँ, इस फर्स्ट केस में यहाँ पुट करूँ तो कितना आएगा 2/3, डी वाई बाई डी कितना है 0, इक्वल टू वाई कितना है 0 की पावर 1/3, सही है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। सेकंड केस में 2/3, डी वाई बाई डी एक्स कितना है 3/2 एक्स माइनस गामा की पावर 1/2 इक्वल टू, और वाई कितना है एक्स माइनस गामा की पावर 3/2 की पावर 1/3। इस पर पुट करिए, देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है एक्स माइनस गामा की पावर हाफ, यहाँ भी आ रहा है एक्स माइनस गामा की पावर हाफ, 3 से 3 कटा, तो इसमें भी क्या आ रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब गामा हमारे पास कुछ भी रख सकते हैं हम, जीरो से बड़ा कोई सा भी रियल नंबर, तो कितने गामा ऐसे इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल हैं, असल में अनकाउंटेबली नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास, तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के MCQs, वहाँ से मैं MCQ स्टार्ट करेंगे और इनके जो हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा उसके भी कुछ MCQs हम लेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं उसी के बेस पे करवा देता हूँ, जैसे हमारे पास MCQ है, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x ऑफ t इक्वल टू 3x टू द पावर 2/3 और x एट 0 इक्वल टू हमें क्या गिवन है 0, ठीक है। इन एन इंटरवल अराउंड t इक्वल टू 0 हैज़, पहला है नो सोल्यूशन, बी है यूनिक सोल्यूशन, सी है फाइनाइटली मैनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, और डी है इनफाइनाइटली मैनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। तो अभी हमने बताया था, जब हम यहाँ पर क्या, ये एक्स डैश टी है, सॉरी ठीक है, एक्स डॉट टी भी बोल सकते हो या एक्स डैश टी बोल सकते हो, तो यहाँ पर ये इसी फॉर्म में है, जैसे डी वाई बाई टी एक्स इक्वल टू क्या था वाई की पावर अल्फा फॉर्म में, तो 2/3 क्या है 1 से छोटा है, और एक्स एट बी इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो ये जो b होता है, तो इस b के नियर में क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो यहाँ पर जो 0 है तो इसके नियर में क्या हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चन अगला है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें गिवन है 2y की पावर 1/3 एंड y एट 0 इक्वल टू 0 हैज़, पहला है नो सोल्यूशन, बी है हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, सी है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एंड डी है फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो आपने अभी 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 देखा था, हमने ऐसे कराया था, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना रहा है, जो हमें गिवन है उसमें क्या है, ये कांस्टेंट होगा वाई की पावर 1/3 है, ये क्या है 0-1 इंटरवल के बीच में, 1/3 क्या है 0-1 के बीच में नंबर है, एंड वाई बी एट 0, ये 0 है अगर गिवन, तो क्या होता है इसके पास इनफाइनाइटली क्या होता है मैनी सोल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, ऐसे 2-3 और हैं, तो ऐसे आप कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अगले क्वेश्चन में। अब हमारे पास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट वाई एक्स बी ए continuous solution of initial value problem y dash plus 2y equal to f of x y at 0 equal to 0 where fx equal to 1 when x greater than 0 and less or equal to 1 and 0 if x greater than 1, then y at 3/2 is
इक्वल टू, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 1/e³, बी है कॉस हाइपरबोलिक 1/e³, सी है साइन हाइपरबोलिक 1/e², या डी है कॉस हाइपरबोलिक 1/e²। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको देखना होगा कि कैसे करा है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए अभी हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है। पहले हम एफ एक्स क्या लेंगे, इस केस में लेंगे जब हम 1 रखेंगे 0 से 1 के बीच में, तो वैन एक्स जो होगा लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, तो एफ एक्स क्या है 1, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 1। अब देखिए ये किस फॉर्म में बना है, dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू फॉर्म में। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पर p और q क्या होते हैं, x के फंक्शन या कांस्टेंट होते हैं, तो इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, इंटीग्रेटिव फैक्टर का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिव फैक्टर का मतलब होता है कि अगर मैं इस इंटीग्रेटिव फैक्टर को इससे इंटू कर दूँ तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ तो वो इंटीग्रेबल बना देगा फंक्शन को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर बोलते हैं। जहाँ भी इंटीग्रेटिव फैक्टर है इसका मतलब क्या हो रहा है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेबल बना दे रहा है आसान से। तो p की जगह 2 है, q की जगह 1 है, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन 2dx, कितना हो जाएगा तब e की पावर 2x। तो सोल्यूशन कैसे निकलता है, सोल्यूशन याद है आपको, होगा याद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, जो राइट साइड है 1 है, तो 1 इंटू ई की पावर 2x, मतलब जो राइट साइड होगा q इंटू इंटीग्रेट फैक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आएगा y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर 2x का क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x होगा, फिर उसका आ जाएगा 1/2 लेंगे, ठीक है, प्लस c1। अब ई की पावर 2x से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस c1 ई की पावर -2x, इससे डिवाइड करना दोनों साइड। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, y 0 पे क्या है 0, जब x 0, अब x 0 कहाँ पर था, इस केस में कि इस केस में, इस केस में, तो x 0 पे है तो y 0 क्या है 0 है, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या दे रखी है 0, 0 इक्वल टू 1/2 प्लस c1 ई की पावर -2 इंटू 0, तो ये हो गया 0/0 1 हो गया, तो c1 की वैल्यू हो गई -12। तो हमारे पास क्या होगा, जब ये कंडीशन है, जब x लाई कर रहा है 0 1 के बीच, तो y हो जाएगा, पुट कर देना c की वैल्यू 1/2 -1/2 ई की पावर -2x। अब हम लेंगे अगला क्या, तो इसको नंबर दे देना नंबर 1। अब जब जब x ग्रेटर देन 1 है, जब x ग्रेटर देन 1 है, तब हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो तब क्या हो जाएगा dy/dx प्लस 2y, और राइट में क्या होगा 0। ठीक है, इसको आप बहुत मेथड से कर सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या आएगा, फिर से ई की पावर क्या आएगा 2x आ जाएगा, जैसे हमने किया था। तो सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू, राइट साइड है 0, तो 0 इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, ठीक है, तो हो जाएगा y की पावर 2x इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, और एक कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा c2, तो y इक्वल टू हो जाएगा c2 ई की पावर -2x। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास C2 के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है, बस हमारे पास ये जानकारी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है। अगर x यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है, हमारे पास y कंडीशन 0 पे दे रखी है, जब x 0 है, यहाँ पर x 1 से बड़ा है, तो इसमें हम क्या नहीं लगा सकते, y 0 इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लगा सकते। पिछले वाले में लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि उसके जो हमने केस लिया था उसमें x जो है 0 1 के बीच में, तो इसमें x 0 इक्वल है, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, y 0 इक्वल टू 0 वाला केस लगा सकते हैं। इससे हम c1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन c2 के लिए नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये डिफाइंड x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 के लिए y ये है। अब हम क्या करें, y की जो पहली वाली वैल्यू है, ये x से 1 के बीच है, ये 1 से ऊपर के लिए है। अब हमें दिया है कि y जो है कंटिन्यूस सोल्यूशन है, कंटिन्यूस मतलब हर जगह कंटिन्यूस है, तो हम 1 पे क्या करेंगे, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब 1 पे राइट हैंड लिमिट है, वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, यहाँ पर 1 रखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही, y की वैल्यू 1/2
माइनस 1/2 ई की पावर -2। इसमें x इक्वल टू 1 रखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी। अब इसमें x इक्वल टू 1 रखिए, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 1 पे, कितना आ जाएगा c2 ई की पावर -2। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने ये वैल्यू निकाल दी, अब हम यहाँ से c2 की वैल्यू निकालेंगे तो c2 कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1/2। अब c2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो y कितना हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई की पावर -2x। तो ये x ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x। अब ये x ग्रेटर देन 1 कंडीशन के लिए है। अब हमें पूछा y एट 3/2, तो 3/2 क्या होता है x से बड़ा, तो हम ये वाला लगाएंगे ना कि पहला वाला फंक्शन। तो y एट 3/2 क्या हो जाएगा, x जगह 3/2 रखना, ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा ई क्यूब हो जाएगा। अब एक ई से डिवाइड करिए दोनों साइड, कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा ई की पावर -1 और नीचे हो जाएगा ई स्क्वायर। ऐसे क्यों किया देखिए बनाने के लिए, क्योंकि ई माइनस ई की पावर -1 अपॉन 2, ये ऐसे लिखना है 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो ये क्या होता है साइन हाइपरबोलिक 1 है ये, तो साइन हाइपरबोलिक 1 हो गया और अपॉन क्या हो जाएगा ई स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका साइन हाइपरबोलिक 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। अब हम लेते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, जो जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। अब आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन अल्फा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई कॉस एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बीटा साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट फॉर, पहला ऑप्शन है अल्फ़ा 3/2 बीटा 1, बी ऑप्शन है अल्फ़ा 1 बीटा 3/2, सी ऑप्शन है अल्फ़ा 2/3 एंड बीटा 1 एंड डी ऑप्शन है अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2/3। तो कैसे करेंगे देखिए किस फॉर्म में है, ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट कब होती है, जब डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, मतलब जब एम का वाई के रिस्पेक्ट पे पार्शियल डिफ्रेंसिएशन और एन का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंस इक्वल होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर एम की जगह क्या, जो डी एक्स के साथ है वो ये एम हो गया, ये एन हो गया, तो डेल एम ओवर डेल वाई क्या हो गया, इसको आप एम ऑफ यहाँ नीचे वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, उसका मतलब ये हो, तो कितना हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में 3 अल्फ़ा एक्स वाई क्यू स्क्वायर, अल्फ़ा एक्स ऐसे रहेंगे, वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, और कॉस एक्स ऐसे आएगा, वाई का हो जाएगा 1, तो एम वाई हो गया। अब डेल एन ओवर डेल एक्स निकालते हैं, जिसे एन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर। जब हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में उसी को वेरिएबल मानते हैं, बाकी को हम कांस्टेंट मानते हैं एज इट इज। जैसे इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होके क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ऐसे आएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट माना जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। ऐसे बीटा साइन एक्स का क्या हो जाएगा, बीटा ऐसे साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इससे कंपेरिजन करिए, एग्जैक्ट कब होगा, जब डेल एम और डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स का, तो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 अल्फ़ा इक्वल टू 2 होना चाहिए, और यहाँ कॉस एक्स, यहाँ कॉस है तो बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 2/3, तो 2/3 होना चाहिए अल्फ़ा और बीटा होना चाहिए 1, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखते हैं, इसमें दिया हुआ है if the integrating factor for cos y sin 2x dx plus cos square y minus cos square x dy
इक्वल टू 0 इज, इसमें पूछा गया है एन इंटीग्रेटिव फैक्टर इसका क्या होगा। तो जब इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको बता दूं जो सिंपल सा है कि पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या अगर एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट कैसे पता चलता है अगर डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ऐसा कोई फंक्शन जो क्या करते इससे इंटू करके मैं क्या कर दूँ, इससे इंटू करूँ तो वो एग्जैक्ट बन जाए, उसे क्या कहेंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, ए है सेक स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई टेन वाई, बी है टेन स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई टेन वाई, सी ऑप्शन है 1 सेक स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई टेन वाई, और डी ऑप्शन है 1 स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई टेन वाई। कैसे होगा देखिए, पहले डेल एम और डेल वाई निकाल लेते हैं। तो डेल एम और डेल वाई कितना हो जाएगा, ये एम हो गया ये एन हो गया, डेल एम डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कितना होगा इसका साइन 2x ऐसे हो जाएगा, और कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, डेल एम और डेल वाई हो गया। अब निकालो डेल एन ओवर डेल एक्स, तो डेल एन और डेल एक्स कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा माइनस, तो ऐसे रहेगा कॉस 2x का होगा कॉस स्क्वायर एक्स का होगा माइनस 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या करना है देखिए, इस साइन 2x को आप क्या कर सकते हो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी लिख सकते हो, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई, इसको लिख दिया मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो डेल एन ओवर डेल एक्स निकाला, तो डेल एन ओवर डेल एक्स क्या निकाला हमने, इसका माइनस आएगा, पहले 2 आएगा 2 कॉस एक्स, फिर कॉस माइनस साइन एक्स, ठीक है साइन 2x ही है ये भी, तो चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, मैंने आपको बना दिया है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर कैसे पता चलता है, देखो निकालना कैसा है, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स अपॉन एन अगर कर रहे हो, और ये केवल आ रहा है ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, पहले ही चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब वाई वाला हिस्सा देखेंगे। तो डेल एम और डेल वाई कितना आ रहा है, तो इसको हम करेंगे तो देखिए नहीं आया, अगर चेक कर लेंगे, पर अभी दूसरा मैं बता देता हूँ। दूसरा क्या है, ऐसे ही डेल एम और डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स अपॉन एम, अगर ये केवल फंक्शन आता है वाई का, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि कौन किसका फंक्शन आता है। ठीक है, तो डेल एम और डेल वाई हम निकालते हैं, तो डेल एम और डेल वाई से निकाल के हम क्या आएगा, इसको वैल्यू निकालते हैं। तो डेल एम और डेल वाई कितना आ रहा है हमारे पास, ये निकाला था हमने माइनस साइन 2x साइन वाई, ये होगा डेल एम और डेल वाई, माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल एन ओवर डेल एक्स क्या है साइन 2x। ठीक है, उसके बाद अब n करा जाए कि m करा जाए, कि फंक्शन केवल क्या है y का, तो एक बार क्या करना है आपने m करके देखना है ओनली। ठीक है, m क्या था cos y sin 2x, cos y sin 2x, देखते हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, माइनस कॉमन लेना और sin 2x, पहले माइनस sin 2x बाहर लेंगे, क्या हो जाएगा sin y प्लस 1। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा cos y sin 2x, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इससे ये कट गया, तो क्या बच गया माइनस 1 प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। अब ये किसका है पूरा का पूरा, इसमें क्या कहीं ना एक्स नहीं आ रहा है, ये केवल किसका फंक्शन है वाई का। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर कैसे निकलता है तब, ई की पावर, ध्यान देना, ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। और जब ये क्या होता है, जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, जब फंक्शन केवल एक्स का होता है एन होता है, तो इसमें यहाँ पर माइनस नहीं आता, यहाँ पर केवल क्या आता है एफ ऑफ एक्स आता है, ध्यान देना, वाई वाले केस में माइनस वाला आता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिव फैक्टर ये निकालेंगे तो माइनस से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक। ठीक है,
अब सेक का निकालते हैं तो सेक का क्या होता है, लॉग सेक एक्स या सेक वाई प्लस टेन वाई, और दूसरा साइन वाई अपन कॉस वाई क्या हो गया, टेन वाई। तो टेन वाई का क्या होता है, अगर हम निकालें तो होता है जैसे लॉग, जैसे टेन एक्स का निकालते हैं तो क्या होता है लॉग सेक एक्स, तो जो लॉग सेक वाई, या आप इसको माइनस लॉग कॉस वाई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आया। अब इसको हम क्या करेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग एम इंटू एन, तो सेक वाई का इंटू हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर वाई प्लस टेन वाई सेक वाई। अब क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग से लॉग कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई टेन वाई। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आप याद रखना, मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स अपॉन एन, ठीक है। अगर ये आए ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, इसको मैं एफ ऑफ एक्स भी बोल रहा हूँ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे आप ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दूसरा, अगर क्या है डेल एम ओवर डेल वाई माइनस, यहाँ सेम रखना है आपने, यहाँ लिख दिया एम, यहाँ नीचे एम आ गया, यह ओनली फंक्शन ऑफ वाई, मतलब एफ ऑफ वाई बन गया, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर आएगा ई पावर इंटीग्रेशन माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई। अब इसमें अंतर क्या, कहीं कहीं बुक्स में क्या होगा, देखिए मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, या तो इसको पहले लिखिए इसको पीछे लिखिए, ये एम ही आएगा, तब इसमें यहाँ माइनस वन लगाना। और अगर आपने ये इसी पहले डेल एम और डेल वाई लिखा हुआ है तब लिखा है डेल एम और डेल, और नीचे एम लिखा है ओनली, तब यहाँ पर माइनस लगाओगे, तो थोड़ा सा अंतर है। अगर माइनस नहीं लगा रहे हो तो इसको आगे लिखिए इसको पीछे लिखिए, और बाकी चीज़ सेम है कि अगर फंक्शन ऑफ वाई का आएगा तो, ठीक है। तो ये आप याद कर लें, सबसे बेसिक है, बाकी इसके अलावा भी इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के तरीके हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला बता देता हूँ मैं आपको, इफ़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर, इफ़ इंटीग्रेटिव फैक्टर ऑफ एक्स टू द पावर 7y स्क्वायर प्लस 3y डी एक्स प्लस 3x टू द पावर 8y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 इज x टू द पावर my टू द पावर n, देन पहला ऑप्शन है m बराबर -7 और n बराबर 1, बी है m इक्वल टू 1 n इक्वल टू -7, सी है m इक्वल टू n इक्वल टू 0, डी है m इक्वल टू n इक्वल टू 1। अब पहले क्या कर दीजिए, देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में ये m हो गया, ये n हो गया, डेल एम और डेल वाई कितना रहा है, एक्स पावर 7 ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा प्लस 3y का हो जाएगा 3, और x के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है 24x की पावर 7y माइनस 1। देखिए क्या नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि डेल एम और डेल वाई इक्वल टू क्या नहीं आ रहा है, डेल एम और डेल एक्स नहीं आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये इंटीग्रेटिव फैक्टर है, तो जरा हम क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे, और तब हम कंडीशन लेंगे एम वाई इक्वल टू एन एक्स का, मतलब डेल एम और डेल वाई इक्वल टू डेल एम और डेल एक्स, और उससे एम इक्वल टू और एन इक्वल टू की वैल्यू निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए एक्स की पावर एम वाई की पावर एन से दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगी एम प्लस 7, वाई की पावर हो जाएगी एन प्लस 2, प्लस 3x की पावर m और y की पावर हो जाएगी n प्लस 1। इससे इसको इंटू करिए सबको, इसमें क्या आएगा 3x की पावर m प्लस 8, y की पावर हो जाएगी n प्लस 1, माइनस x की पावर हो जाएगी m प्लस 1, y की पावर रहेगी n dy। अब जरा डेल एम और डेल वाई निकालते हैं। अब इसका क्या होगा, n प्लस 2 y की पावर n प्लस 1 होगा, ये ऐसे रहेगा x पावर n प्लस 7, ऐसे इसका क्या होगा 3n प्लस 1, y की पावर हो जाएगी n और x की पावर m ऐसे ही रहेगा। अब निकालो n ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में करोगे क्या आ जाएगा 3 इंटू एम प्लस 8 x की पावर m प्लस 7, और y की पावर क्या रहेगी n प्लस 1 ऐसी रहेगी, और माइनस ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में m प्लस 1 x की पावर m और y की पावर n ऐसे रहेगी।
अब आपने कंपेरिजन करना है। देखिए y की पावर n प्लस वन, वाई की पावर n प्लस वन, ये सेम है, तो इनके कोफिशिएंट सेम रखिए, तो n प्लस टू बराबर होना चाहिए 3 इंटू एम प्लस एट। दूसरा यहाँ करिए, ये सेम है, तो क्या होगा 3 इंटू एन प्लस वन बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ एम प्लस वन। अब इससे क्या बनी इक्वेशन, इससे बनी 3m माइनस एन, 3m माइनस एन, और ये हो जाएगा 3 जब 24 हो जाएगा वहाँ ले जाओगे तो 24 से हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो -22। ठीक है। दूसरा ये क्या बनेगा, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा m प्लस 3n। ठीक है, और ये हो जाएगा -1 माइनस 3 मीन्स -4। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसका 3 मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो -10n हो जाएगा। इससे इसका 3 मल्टीपल ही कैंसिल हो जाएगा, तो -1 माइनस 9 -10 हो जाएगा। और इसका -22, अब मैंने इससे इसका 3 मल्टीपल सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा 12, तो घटाएंगे तो +12 हो जाएगा, तो -22 प्लस 12 कितना हो गया -10। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब n 1 रखिए और वैल्यू निकाले तो 3m हो जाएगा -22। अब यहाँ पर n = 1 है तो -1 हो जाएगा +1, तो -22 प्लस 1 क्या हो जाएगा -21, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। तो आंसर क्या हो गया m -7 हो गया और n = 1 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा a। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इतना तैयार कर सकते हैं, तो ऑल द बेस्ट। इसके आगे हम क्या करेंगे, कल और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस।